जय भीम नवबुद्धाय साथियों, चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की जितने सारे ऐतिहासिक धरोहर होते हैं उसके बारे में जानकारी लेते ही है, लेकिन आज हम महाराष्ट्र में जो थनाले बुद्धलेनी है, जिसे थनाले रॉक कट केव्स कहा जाता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर आपको थनाले लेनी का ब्लॉग भी मिलेगा। वहाँ पर आपको किस तरीके से जाना चाहिए इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। दोस्तों, अभी हम उस लेनी के बारे में डिटेलिंग में जानेंगे। क्या है लेनी का इतिहास ये भी जानेंगे, किसने इसको संशोधित किया था ये भी जानेंगे। तो पहले हम थनाले लेनी कौन से ज़िले में आते हैं और उसका असली नाम क्या था। आज के नाम से थनाले या उसका असली नाम था, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। साथियों, रायगढ़ जिले में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो महाराष्ट्र का जो ये रायगढ़ जिला है, प्राचीन मतलब ब्रिटिशों के समय में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ब्रिटिशों के समय में ये रायगढ़ जिले का अस्तित्व नहीं था, तो इसे कोलाबा जिले से जानते थे। क्या जानते थे? कोलाबा से जानते थे। तो फिलहाल वर्तमान में जो रायगढ़ जिला है, जिसे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, वहाँ पर हीनयान यानी कि थेरवादी बौद्ध गुम्फाओं का, जिसे लोग गुम्फाएं कहते हैं, हम उसे गुम्फा नहीं कहेंगे, तो बौद्ध लेनियों का समूह है। ये लेनी उनके प्राचीन नाम से नागसुर से जानी जाती है। क्या नाम से? नागसुर से। उसे धीरे धीरे नाड़सुर कहा गया। आज नाड़सुर नाम का गांव उस लेनी के नज़दीक है, तो इस नाम से जाना जाता था। वास्तविक अगर हम देखने जाएंगे तो थनाले लेनी जो है वो अभी थनाले गांव के हद्दी में है, यानी कि थनाले गांव की सीमा में है। पहले थनाले नाम का गांव वहां पर नहीं था, तो वो एक ही गांव था जिसे नागसुर कहा जाता था। आज वो थनाले नाम से जाना जाता है और ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने के लिए आता है। ये सुधागढ़ तहसील में आता है। सुधागढ़ पाली नाम का जो तहसील है उसमें आता है। तो इसलिए जो संशोधक आए थे, यानी कि जिन्होंने इसका संशोधन किया था, वो नाड़सुर यानी कि नागसुर इस जगह से ही लेनी के पास गए थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम नाड़सुर रखा। ये जो लेनी है ये सुधागढ़ पाली सुधागढ़ से अगर हम वायव्य की दिशा में जाएंगे तो 27 किलोमीटर के आसपास ये लेनी है। पाली से अगर हम पेडली जाते हैं तो पेडली से करीबन 10 या 7 किलोमीटर हमें, पाली से 10 किलोमीटर पेडली है, पेडली से 7 किलोमीटर थनाले है, वहाँ पर ऐसे भी जा सकते हैं, या आप पाली से सीधे नाड़सुर करके थनाले जा सकते हैं। उसके बाद आपको करीबन 5-6 किलोमीटर आपको घनी जंगलों से गुजरना पड़ता है और करीबन 3 माउंटेन आपको क्रॉस करना पड़ेगा और उस तरीके से आप क्या जाएंगे, लेनी के नज़दीक जाएंगे। अभी बात करते हैं थनाले लेनी को संशोधित किसने किया था। तो ये लेनी पहले किसने संशोधित किया था, तो उनका नाम था जे एबट, जिसे जे एबट कहा जाता है, उसे रेवरेंट एबट कहा जाता है। उनका नाम था रेवरेंट एबट। उन्होंने 1890 में इस लेनी को पहली बार देखा था। उसके बाद 1891 में यानी कि 1881 जो हेनरी कजिन्स आए थे, उन्होंने उसके ऊपर एक किताब लिखी थी। उसका नाम था द केव्स एट नाड़सुर एंड खड़सामला। ये उनका, उसके किताब का थोड़ा नाम अलग भी है, एन अकाउंट। क्या था? एन अकाउंट द केव्स एंड टेम्पल इन एन अकाउंट द केव एट नाड़सुर एंड खड़सामला, ये उनकी किताब है। उन्होंने प्रसिद्ध भी किया था। उसके बाद जो खरे है 1945 में, जिनका नाम ग खरे के नाम से उन्हें जाना जाता है, इन्होंने 1945 को यहाँ पर आए थे। उनके बाद ल्यूडर जो है वो 1912 को, जैसे कि ल्यूडर जो थे वो 1912 को आए थे। मगो दीक्षित है, उन्होंने 1942 को, और विद्या दहेजा इन्होंने 1972 को, एम.एन. देशपांडे इन्होंने 1981 को, और ढवलीकर जी इन्होंने 1984 को। यहाँ पर क्या किया है, लेनी के ऊपर जानकारी दी है।
जो NM देशपांडे है, इन्होंने क्या किया था कि नासिक में जो त्रिरश्मि लेनी है, उस लेनी में जो जिसे नाम का उल्लेख आया है, जिसे कि नामोल्लेख हुआ है, जिसे सिरिटन कहा गया है, तो उन्होंने ये कहा कि वो जो इलाका है वो आज का ठानाले होगा, ऐसे उन्होंने कहा था। क्योंकि उस जगह पर यानी कि जैसे कि लेनी में जाएंगे तो वहाँ पे श्री यानी कि ये कहा जाता था कि वो लक्ष्मी के 4 शिल्प वहाँ पे, इसीलिए उन्हें लेकिन जब हम जाएंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि ऐसे जो अध्ययन करता थे, संशोधन करते थे, इस तरीके से तर्क करते थे, तो क्या होता था, सच्चाई अलग जाती है और झूठ सामने आता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, महामाया का जो स्वप्न है, यानी कि जो महामाया को ड्रीम होता है, ड्रीम आती है, ड्रीम होती है, उस ड्रीम को यानी कि उसको सपना कहते हैं, तो उस सपने को शिल्पकारों ने शिल्प में अंकित किया, तो उसे ये लोग लक्ष्मी कहने लगे। तो उसे पुरातत्व विभाग के लोग गजलक्ष्मी कहने लगे, क्योंकि 2 बाजू में हाथी है यानी कि गज है, तो उसे गजलक्ष्मी कहते हैं। तो उसी तरीके से जो ठानाले लेनी है, वहाँ पे भगवान बुद्ध की जो माँ है, उनके जन्म के वक्त, भगवान बुद्ध के जन्म के पहले जो बुद्ध को उन्हें जो सपना आया था, उस सपने में हाथी उनको लेकर जो स्नान कर रहे हैं उसके बारे में डिटेलिंग है। तो उन्होंने शिल्पकार ने वही बात क्या की है, दोहराई है, वहाँ पर दोहराई है, ताकि आने वाले जनरेशन को ये पता चले। लेकिन ऐसे संशोधक अगर होंगे तो आप पता ही आपको किस तरीके से इंफॉर्मेशन सबके साथ आएगी। करीबन यहाँ पे जो लेनिया है करीबन 23 से 25 तक है। कुछ लेनिया भूकंप से क्षतिग्रस्त हुई है और कुछ लेनिया है आज भी बहुत ही सुंदर तरीके से अपना अस्तित्व बनाए हुई है। तो वहाँ पर एक चैत्य गृह है, एक स्मारक स्तूप गैलरी जिसे कहा जाता है, मेमोरेबल स्तूपा कॉम्प्लेक्स जिसे कहा जाता है वो है, और जो 21 जिसे ये कहा जाता है कि 21 निवास यानी कि जो भिक्खुओं को रहने के लिए क्या है, भिक्खु निवास जैसे विहार है। लेकिन जो हेनरी कंजेस ने इसके ऊपर लिखा तो उन्होंने कहा 18 है, क्योंकि क्या है कि उन्होंने जो भूकंप में गए हुए जो अनगिनत लेनियों के बारे में उन्होंने जाना नहीं था, तो उनको जितनी सी जानकारी मिली उन्होंने उतनी बताई। क्योंकि ये जो लेनी है जिस पत्थर से बनी है उस पर यह कहा जाता है कि उस पत्थर के बीच में एक लाल कलर का एक पट्टा आया, यानी कि एक लाइन आई है। जो लाइन कैसी है, डैमेज है, यानी कि वो खराब है, जिसे ठिसूल कहा जाता है, मराठी में उसको ठिसूल कहा जाता है। तो वो क्या है, डैमेज है। तो इसीलिए क्या है, बहुत से लेनियों में बहुत कुछ बदलाव किए हैं। इसके बाद जो MN देशपांडे थे, इन्होंने इसका जो कालखंड माना है वो ईसा पूर्व 2री शताब्दी से कहा गया और ईस्वी सन 5वीं शताब्दी तक माना जाता है। ये कालखंड हो सकता है। जो ठानाले लेनी क्रमांक 3 है, वो लेनी क्रमांक 3 जैसे कि आप एंटर करेंगे तो वहाँ से 1, 2, 3 लेनी क्रमांक, जिसे स्मारक शिला कहा जाता है, उसे एकाश्म स्तूप कहा जाता है, एकाश्म स्मारक स्तूप कहा जाता है, क्योंकि वो एक ही पत्थर में बनाए गए स्तूप है और अंदर मिट्टी के, जैसे मिट्टी के स्तूप थे। ऐसे मिलाकर करीबन 13 स्तूप वहाँ पर उस समय में पाए गए थे और वहाँ पे वही लेनी पर करीबन 7 चांदी के सिक्के पाए गए थे, कुछ माटी के बर्तन पाए गए थे, कुछ वहाँ पे जो मिट्टी के कुछ प्रतीकात्मक स्तूप भी मिले थे। और उस लेनियों में जो स्तूपों के जो आकार है वो बदलते गए, यानी कि डेवलप शैली हमें देखने के लिए मिलती है। शैली, अलंकार, ऐसे अनेक अलग अलग रूप में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर स्तूपों की रचना देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग तरीके से डेफिनेटली हुआ है। तो ये जो कालखंड जिसे माना जाता है वो ईसा पूर्व 3रे शतक का हो सकता है, क्योंकि सिक्के और जो रचनाएं थी उस रचनाओं के आधार पर उसकी जो डेटिंग है वो इस तरीके से की जाती थी। उसके बाद दोस्तों ये जो लेनी का कालखंड है, वो लेनी का कालखंड अगर हम देखने जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये लेनी ईसा पूर्व 3री शताब्दी यानी कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक के समय में ही यहाँ पर कार्विंग शुरू हुई, यानी कि इस लेनी का निर्माण शुरू हुआ है। उसके बाद इस लेनी का जो
अलग अलग स्तूप है, भिक्खु निवास है, जैसे कि लेनी जो है वो दक्षिण की ओर बढ़ती गई है, यानी कि दक्षिण की ओर क्या गई है, लेनियों को बढ़ाया गया है। और लेनी क्रमांक जो 1 से लेकर हम 25 तक जाएंगे तो लास्ट में लेनी आधी अधूरी छोड़ी गई है, वो भी बहुत बड़ी लेनी निर्माण करने की कोशिश की है। यहाँ पे जो लेनी क्रमांक 7 है, ये लेनी क्रमांक 7 जिसे कहा जाता है वो चैत्यगृह से नज़दीक है और चैत्यगृह को जोड़ कर किया हुआ है। पहले विहार बनाया है, उसके बाद चैत्यगृह बनाया, क्योंकि विहार में जो लेनी क्रमांक 7 का जो विहार है वो पुरातन है, यानी कि चैत्यगृह से पुरातन है। उसके बाद समूह मतलब ये विहार है और ये इस लेनी समूह का सबसे विस्तीर्ण यानी कि सबसे बड़ी लेनी है, जिसका आकार जो है, जैसे कि मूलतः आकार उसका देखने जाएंगे तो वो बहुत बड़ा है और वहाँ पे कोई भी स्तंभ नहीं है, यानी कि इसे स्तंभ विरहित लेनी कहा गया है। जो मंडप है बहुत ही बड़ा है। वहाँ पे 7 भिक्खु निवास है और भिक्खु निवास के बाद वहाँ पे बैठने के लिए जैसे कि हम देखेंगे तो जिसे ओटा कहा जाता है, बेंच कहा जाता है, तो वो बनाए गए हैं। और एक बाजू में जो शिलालेख गए हैं वो ईसा पूर्व 2री या 3री शताब्दी के है। जो लेनी में ईसा पूर्व 3री शताब्दी या 2री शताब्दी तक के शिलालेख पाए गए हैं और जो धम्मलिपि में पाए गए हैं। उसके बाद उस भिक्खु गृह के दरवाजे के ऊपर स्त्रियों के हाथ में फूल है, कि यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फूलों की कुछ फूल है और वो पूजा करते वक्त दिखाए गए हैं। ऐसे बहुत सारे शिल्प वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरी बात, वहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर एक वहाँ पर अलग अलग शिल्प बनाए गए हैं। जैसे कि 5 फनों का नाग का शिल्प है, जैसे कि उसके 5 फन हैं और उस नाग का शिल्प यहाँ पर बनाया गया है, जिसे पंचफनायुक्त नाग कहा जाता है। वो अलग अलग जैसे कि 2-3 वहाँ पे शिल्प बनाए गए हैं। उसके बाद जो स्तूप है, स्तूपों के छोटे छोटे स्तूप उत्कीर्ण किए हैं। शिला मतलब वहाँ पर जो विहार है, वहाँ विहार पे डिज़ाइन पर वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे स्तूप भी उत्कीर्ण किए हैं। उसके बाद वहाँ पर बैल है, जैसे कि उसे ऋषभ हम कहते हैं, तो बैल हाथ में बैल वहाँ पर दिखाए गए हैं। उसके बाद अपने सूंड में कमल लेते हुए हाथी का शिल्प है। उसके बाद जैसे कि महामाया को जो ड्रीम आया था, जैसे सपना आया था, वो सपने का शिल्प वहाँ पर बनाया गया है। जैसे कि सिंह है और उनका बच्चा है, उसके बारे में भी शिल्प है। वहाँ पर अलग अलग शिल्प बनाया और विशेष तौर पर वहाँ पे रंग काम का अवशेष पाया गया है। तो छत पर जो नक्शी काम को उत्कीर्ण किया है बहुत ही सुंदर है। ऐसी शायद कहीं पर होगी, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये जो दर्शनी था वो मेरे ख्याल से वो जो दर्शनी भाग है जिसे फसाद कहा जाता है, ये फसाद उस समय में लकड़ियों का बनाया होगा, क्योंकि जगह की बात अगर हम देखेंगे तो उन्होंने फसाद को लकड़ी की डिज़ाइन से बनाया है। ये सामने देखने के बाद पता चलता है, कुछ अवशेषों के बाद वहाँ पे पता चलता है। उसके बाद जो लेनी क्रमांक 8 वो चैत्यगृह माना जाता है और ये चैत्यगृह गजपृष्ठाकार है। उस चैत्यगृह की कम से कम अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 7.33 टू 4.81 मीटर का उनका करीबन चैत्यगृह की ये है, जैसे हम कहेंगे कि बहुत ही उस लांबी और रुंदी कहा जाता है उसके। हाँ, जैसे हम ध्यान से देखेंगे उसको तो लांबी और रुंदी कहा जाता है। उसके बाद स्तंभ विरहित ये चैत्यगृह है, वहाँ पर गजपृष्ठाकार उसका छत है और दर्शनी भाग खुला है। अभी दर्शनी भाग का जो दर्शनी भाग है वो पूरब की दिशा में है, तो चैत्यगृह के दक्षिणी की ओर पर जो एक दान शिलालेख पाया गया है, उस दान शिलालेखों से ये पता चलता है कि ये करीबन सातवां कालखंड में बनाया गया है। तो यहाँ पर स्तूपों के ऊपर, मतलब ये जो स्तूप है वो वेदिका अलंकरण विरहित, यानी कि इसको वेदिका का कुछ इसके दागोबा कहा जाता है, तो ऐसे स्तूप वहाँ पर बनाए गए हैं। उसके बाद इस लेनी को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस लेनी के स्तूप के सामने एक
छोटा सा पूजा करने के लिए एक ओटा निर्माण किया गया है, जिसे अलग अलग रंगों से उसको क्या किया है, जैसे कि अलग रंग से उसे रंग लगाया है। और दूसरी बात, ये चैत्यगृह ईसा पूर्व 3री शताब्दी से 2री शताब्दी का माना जाता है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ईसा पूर्व 1ली या 2री शताब्दी के बाद का ही है, यानी कि ईसा 1ली शताब्दी तक हो सकता है। ये जो 200 साल का कालखंड है, इसमें ये बनाया गया है। और उसके बाद ठानाले लेनी समूह में जो जितने सारे भिक्खु गृह है वो भिक्खु गर्भ है या त्रिभिक्खु गर्भ है, यानी कि द्विगर्भ जिसे कहा जाता है और त्रिगर्भ जिसे कहा जाता है। जैसे कि एक लेनी में 2 भिक्खु निवास होते हैं या एक लेनी में 3 भिक्खु निवास होते हैं। कई लेनियों में जैसे कि 5वीं शताब्दी में यहाँ पर कुछ 5वीं शताब्दी में बोधिसत्व के शिल्प यहाँ पर शिल्प न बनाते हुए यहाँ पर क्या किए थे, चित्र बनाए गए थे। जैसे कि गिलावा बनाकर वहाँ पे चित्र बनाए गए, जैसे कि हम पितलखोरा, भाजा, पितलखोरा और अजंता में देखते हैं। वैसे ही लेनी क्रमांक 9 और 10 में वहाँ पर जो लेनी क्रमांक 9 और 10 में जो अजंता के है, वैसे ही यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और जो यहाँ पे लेनी क्रमांक 15 जो है वो थोड़ा सा आधा अधूरा लेनी है, आधा अधूरी लेनी समूह है, लेकिन वहाँ के अंदर 2 भिक्खु गृह है। जो दर्शनीय भाग पूरी तरीके से दर्शनीय भाग पर एक उत्कीर्ण स्तूप बनाया गया है। जैसे कि हम लेनी के एंटर करते हैं तो हमें बहुत ही लेनी नष्ट हो चुकी है हमें देखने के लिए मिलती है, लेकिन दरवाजे के ऊपर बुद्ध की माँ को जो सपना आया था उसका शिल्प बनाया, जिसे गजलक्ष्मी कहा जाता है लोगों में। लेकिन ये किसी भी लक्ष्मी और गजलक्ष्मी के आधार पर नहीं देखना है, उससे महामाया को आया हुआ सपना है। उस सपने को, वो सपना क्या था, ये शिल्पकार को बताना है, वो बात यहाँ पर है। और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक शिल्प बनाया गया है। जैसे शिल्प पर वो मछली के ऊपर आरूढ़ है, यानी कि शिल्प मछली पर ऊपर आरूढ़ है और 2 स्त्री और पुरुष का है। तो ये ध्यान से देखेंगे तो ये मछली टोटेम है कोलीय वंश का। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मछली क्या है, टोटेम है कोलीय वंश का। तो जो 2 दाम्पत्य हमें देखने के लिए मिलते हैं वो कोलीय वंश के दाम्पत्य होंगे, ये यहाँ पर सामने देखने के लिए मिलता है। दूसरी बात दोस्तों, लेनी क्रमांक 16-17 में भी एक और शिलालेख पाया जाता है जो पानी की टंकी के ऊपर है। तो ये जो लेनी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही पुरानी लेनी है। तो जैसे कि देशपांडे हो या बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर संशोधन किया है, लेकिन ये जो लेनी है वो लेनी भाजे लेनी के पहले बनाई गई है। इसके लिए कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है। शिलालेख और भाजे लेनी में उस तरीके का शिलालेख पाया नहीं गया है जिस तरीके का शिलालेख यहाँ पर पाया गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो शिलालेख है वो डेफिनेटली ईसा पूर्व 3री शताब्दी से होगा। और यहाँ पे चांदी के सिक्के वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है बाद में वो सिक्के आ सकते, लेकिन इतने ज़्यादा दूर नहीं होंगे, कम से कम नहीं होंगे तो 50 या 100 साल के अंदर का ही होगा। यानी कि किसी राजवंश का अगर राजा का आधिपत्य खत्म होता है तो उसके सिक्कों पर नए राजों का मुद्रा अंकित की जाती थी। यहाँ पे सातवानों की मुद्रा हर शिलालेखों पर हर नान जैसे कि कॉइन है उसके ऊपर देखने के लिए मिलती है। लेकिन यहाँ पर सम्राट अशोक के जो चांदी के सिक्के पाए हैं उसमें सम्राट अशोक के ही सिक्के वो है। तो जाहिर सी बात है कम से कम 20 या 25 साल के अंतर में यहाँ पर वो सिक्के मिले होंगे। तो जाहिर से ये कालखंड ईसा पूर्व 3री शताब्दी का वो डेफिनेटली है। अगर आपको ये पूरी जानकारी पाना है तो एन अकाउंट ऑफ द केव एंड नारसूर एंड खरसामला, ये जो बुक है, ये जो रिसर्च उनका हेनरी कजिन्स इनका जो पेपर है वो पढ़ सकते हैं आप। वो भी कहाँ पे पढ़ सकते हैं, वो जो 1891 में एशियाटिक सोसाइटी का जो जर्नल लिखता था, जैसे कि आपको पता होगा एशियाटिक सोसाइटी का जो जर्नल लिखता था उसमें हम अगर आपको देखना है तो वॉल्यूम नंबर मेरे ख्याल से 12 है, वहाँ पे 1891 का है, वो आप ज़रूर देखें, उसमें है। और जो NM थानाले बौद्धलेनी स्थापत्य और कला, ये विदर्भ संशोधन मंडल का MN देशपांडे इनका 1981 का संशोधन है, वो भी आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको इसके बारे में और जानकारी मिल सके। दोस्तों ये थी थानाले लेनी के बारे में शॉर्ट में जानकारी, जिसके बारे में आपको अगर
और डिटेल में जानना है तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपको और अच्छी तरीके से जानकारी दे सकते हैं। और ठानाले लेनी के पास जाने के लिए अगर आपको किसी गाइड की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है, और स्क्रीन पर आपको ये जो नंबर आ रहा है वो सातवाना वर्ल्ड टूर का है, जो महाराष्ट्र के नहीं तो पूरे भारत के जो हेरिटेज है उसके हेरिटेज स्टडी टूर करते हैं, और उसके साथ साथ जो इतने सारे भारत के पर्यटन स्थल हैं उनके टूर यहाँ पर किए जाते हैं। तो आप सातवाना वर्ल्ड टूर के माध्यम से ये लेनी के पास जा सकते हैं। और ये जो दूसरा नंबर वो आ रहा है ABCPR लेनी संवर्धक टीम है, जिसे हेरिटेज कंजर्वेशन टीम कहा जाता है। इस हेरिटेज कंजर्वेशन टीम को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हेरिटेज कंजर्वेशन टीम का वेबसाइट है ABCPR www.abcprindia.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप उनकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से जानकारी दी जाती है। ये सारी बातें आपको इस लेनी के माध्यम से हम बताने की कोशिश कर ही रहे हैं। दोस्तों, जितनी ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन आपके पास लेकर आएंगे उतनी ज़्यादा हम आपको हमारे हेरिटेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करते जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी ये जो वीडियो आपको कैसा लगा है इसके बारे में आप ज़रूर अपना अभिप्राय दीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारा हमारा हेरिटेज है, बहुत सारा हमारा, जिसे हम ये कहते हैं कि ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। और इस भारत का भव्य हेरिटेज, ये भारत की जो विशाल धरोहर है, इस धरोहर को बचाने के लिए आप हमारा सहयोग दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेरिटेज के बारे में, नए धरोहर के बारे में जानकारी लेकर। तब